नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान साइंस 10वीं कक्षा की उसका पहला चैप्टर जो है पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक क्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि अगर हम दूध को खुला छोड़ देते हैं कमरे के तापमान पर गर्मियों में, गर्मियों में अगर हम दूध को कमरे के तापमान पर खुला छोड़ दें, यानी मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दें इन समर, तो हम जानते हैं कि अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए या ऐसे ही रख दिया जाए कमरे के तापमान पर ही गर्मियों में, तो क्योंकि गर्मियों में तापमान कहीं ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बनने वाले बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और इस वजह से दूध फट जाता है। दूसरी घटना के बारे में बात करें, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई लोहे से बना हुआ कोई तवा या कोई कील या फिर लोहे से बना हुआ और कोई चीज़ अगर ऐसे जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर नमी मौजूद है, तो उस पर जंग लगना चालू हो जाता है, उस पर रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जंग लगने को रस्टिंग कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं आयरन, तवा और नी लोहे का तवा या फिर लोहे की कोई कील अगर हम छोड़ दें, ऐसे ही खुले में छोड़ दें, यानी लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर पे, या मॉइस्चर मतलब ऐसी जगह जहाँ पर नमी मौजूद हो, तो हम जानते हैं उनके ऊपर जंग लगने लग जाता है, रस्टिंग होने लग जाती है। तीसरी घटना के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अगर हम कहीं पर कोई फ्रूट, कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रूट, फल या कोई सब्जी अगर हम काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर रख दें, उसको हम रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो वो थोड़े दिन के बाद में सड़ जाते हैं। जैसे अगर मान लो बनाना की ही बात करें, अगर केलों की ही बात करें, तो केलों को अगर काफ़ी लंबे समय तक हम एक ही जगह पर रखेंगे, तो वो कुछ ही दिनों के बाद में सड़ जाएंगे, यानी रोटन हो जाएंगे। सो बनाना इज रोटन। ये घटना भी हमने आमतौर पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी बार देखी है। इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने वक्त भी हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, जबकि सांस जब छोड़ते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कर आती है। तो रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, रेस्पिरेशन के दौरान भी हम देखते हैं कि कुछ बदलाव आता है। जैसे दूध को जब हमने गर्मियों के मौसम में कमरे के तापमान पर छोड़ दिया था, तो दूध में कुछ बदलाव आया था। इसी तरह से लोहे के तवे पे या लोहे के कील को अगर हम नमी वाले स्थान पे रख दें, तो उसमें कुछ बदलाव आया था। उसके ऊपर एक परत बन गई थी जंग की, रस्टिंग की, उस पर जर लग गया था। इसी प्रकार से बनाना है या फिर कोई भी फ्रूट या फिर कोई भी वेजिटेबल है, अगर उसको हम खुले में छोड़ते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो वो खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट, उनका टेक्सचर बदलने लग जाता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन के दौरान हम अपने शरीर में ऑक्सीजन गैस लेकर जाते हैं, जबकि बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, उन सभी में शुरुआती जो वस्तु थी उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। यानी इनिशियल जो सब्सटेंस है, उस इनिशियल सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है। चाहे उसके टेक्सचर में चेंज आया हो, चाहे उसके ऊपर कोई लेयर प्रिपेयर हो गई हो, चाहे उसका टेस्ट बदल गया हो, चाहे उसके अंदर कोई और नए केमिकल्स डेवलप हो गए हों, यानी इनिशियल जो सब्सटेंस था वो उसमें चेंज आया, और चेंज होकर के और अब उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हमें देखने को मिलेंगे जो गुण पहले उसमें मौजूद नहीं थे। बस यहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। चैप्टर के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जब कभी भी कुछ इस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम दोबारा से उसी हालत में या दोबारा से उनको
रिवर्ट ना कर पाएँ, दोबारा से उनको बदल ना पाएँ, वो परमानेंटली ऐसे ही हो जाएँ। तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। और इस तरह के चेंज सिर्फ तभी पॉसिबल हैं जब केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, यानी केमिकल रिएक्शंस अगर कहीं हैं तो उसकी वजह से हमें इसी प्रकार के चेंज देखने को मिलेंगे, और इन चेंजेस को हम नाम देते हैं केमिकल चेंजेस। तो एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो केमिकल चेंज है वो केमिकल चेंज हमें केमिकल रिएक्शन के वक्त देखने को मिलेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी वहाँ वहाँ इस प्रकार के केमिकल चेंज हो रहे होंगे। बट नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई चेंज जो हो रहा है वो केमिकल चेंज है या वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि चेंज मेनली दो टाइप के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। जनरली अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो चेंजेस दो टाइप के हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जिसमें अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसमें चेंज नहीं आता है। दैट इज नेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस। फिजिकल चेंज के अंदर उसके सब्सटेंस, उसके नेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, उसकी प्रकृति के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। जबकि केमिकल चेंज के अंदर किसी भी सब्सटेंस का नेचर हमेशा के लिए बदल जाता है और उस नेचर को हम दोबारा पहले के जैसा नहीं कर सकते। जैसे सपोज हमने कोई बड़ा सा ट्री लिया, उस ट्री को हमने काट करके कोई वुडन ब्लॉक बनाया, तो इससे सिर्फ इतना हुआ कि हमने उस ट्री की, हमने उस लकड़ी की शेप को चेंज कर दिया। जो लकड़ी पहले सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट थी, अब वो क्यूबिक फॉर्म में या फिर क्यूबॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि वुड के, दैट इज लकड़ी के नेचर के अंदर कोई बदलाव नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम दूध को खुला छोड़ देंगे गर्मियों के मौसम में तो वो फट जाएगा। फट जाने से उसके अंदर एक खट्टापन डेवलप होता है, उसके अंदर एक एसिड डेवलप होता है, और उस एसिड को हम दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी उस फटे हुए दूध से हम दोबारा से साफ सुथरा ताज़ा दूध नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर बनाना या कोई भी फ्रूट या कोई वेजिटेबल अगर सड़ जाता है तो दोबारा उस सड़े हुए फ्रूट या वेजिटेबल से हम दोबारा से उसको नया या ताज़ा फ्रूट या वेजिटेबल नहीं बना सकते। इसी टाइप से रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पाएँ दोबारा। तो इट मीन्स इस तरह के जो चेंज जिसको हम दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकते, दोबारा से बदल नहीं सकते, उन चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज वो होते हैं जहाँ पर नेचर जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी वस्तु का, वो चेंज ना हो। नेचर चेंज नहीं होगा, शेप, साइज, एक्सेट्रा वगैरह चेंजेस हो सकती हैं। बट केमिकल चेंज के अंदर सबसे बड़ी बात होती है उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि पुराने सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस डेवलप होकर आता है। उस चेंज को हमें केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज जहां जहां होंगे वहां पर हमें केमिकल रिएक्शन मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहां तक हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि जहां जहां केमिकल चेंज होते हैं वहां वहां केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां वहां रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जहां होंगी वहां केमिकल चेंज जरूर प्रोड्यूस होगा। बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी हम देखेंगे जिसमें हम एक बर्नर लेंगे और उस बर्नर पे हम एक मैग्नीशियम रिबन को, सपोज बर्नर है, हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम से बना हुआ एक रिबन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन।
तो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इस फ्लेम के अंदर, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा फ्लेम के अंदर, तो हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। व्हाइट कलर का हमें पाउडर मिलता है। वो पाउडर की जब एनालिसिस की गई, यानी उसके बारे में जब पता लगाया गया, तो पता चला कि वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जैसे ही हम बर्नर पे बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, वहां से हमें व्हाइट कलर का एक पाउडर मिलता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो मैग्नीशियम रिबन पहले सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, एज ए हम बोल सकते हैं, अगर उसकी थिकनेस काफ़ी कम है, अगर उसकी मोटाई काफ़ी कम है, तो वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट था, वो अब जैसे ही बर्न हुआ वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स उसकी स्टेट के अंदर चेंज आया है। इसका मतलब मैग्नीशियम की स्टेट के अंदर चेंज आया है, तो सबसे पहला जो संकेत है, सबसे पहला जो सिंबल है जिसको देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं है, वो है स्टेट चेंज। वो है स्टेट चेंज, यानी स्टेट के अंदर अगर बदलाव आता है तो हम कह सकते हैं वहां पर केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट बदल जाए किसी सब्सटेंस की, अगर वो सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाए पाउडर फॉर्म में आफ्टर बर्निंग, तो हम कह सकते हैं कि वहां केमिकल चेंज है। एक जनरल बात और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है, क्यों? सो बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से, रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, एक अभिक्रियाशील धातु है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है, यानी रिएक्शन करती है, और अपनी सरफेस पर एक लेयर बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए ही इसको रेगमार या फिर सैंड पेपर से पहले रब किया जाएगा, तब जाकर के मैग्नीशियम रिबन बर्न हो सकेगा, अदरवाइज मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होता है। तो सैंड पेपर का इस्तेमाल करके पहले इसको साफ करेंगे, इसके ऊपर जो जमी हुई ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव करेंगे, तब जाकर के इसको बर्न किया जाता है, और फिर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है पाउडर फॉर्म में, और हम कह सकते हैं कि अगर स्टेट में चेंज आया है तो इट मीन्स वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरह की एक एक्टिविटी और हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एक कॉनिकल फ्लास्क में, यानी शंकु के आकार के एक बर्तन के अंदर, शीशे का बर्तन होता है ये कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड, दोनों के सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए AQ लिखते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ मतलब एक्वस, एक्वस माने सॉल्यूशन। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर मैं मिलाता हूं, तो यहां से मुझे एक येलो कलर का सब्सटेंस मिलता है, येलो सब्सटेंस मिलता है। नाउ क्वेश्चन ये राइज होगा कि पहले कोई सब्सटेंस कलर्ड था कि नहीं, कि अभी कलर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है। तो आपको बता दो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही चीजें रंगहीन होती हैं। रंगहीन मतलब कलरलेस होती हैं। दोनों में से किसी के पास भी खुद का कोई कलर नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल कलरलेस होते हैं। और जैसे ही दोनों को मिक्स किया गया, हमें एक येलो सब्सटेंस मिला। इट मींस हम कह सकते हैं कि अगर मैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, सपोज दिस इज लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं मिलाता हूं पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट को हम फॉर्मूले में अगर देखें तो वो है PbNO3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसमें अगर मिलाते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड, सपोज पोटेशियम आयोडाइड का भी कोई कलर नहीं होता है,
पर जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए ही, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको व्हाइट से ही रिप्रेजेंट करूंगा, वैसे तो कोई कलर नहीं होता है। सपोज दिस इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जैसे हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाएंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, दैट इज KI, पोटेशियम आयोडाइड KI को KI से उसको हम लिखते हैं। तो इन दोनों में से किसी का कोई भी कलर नहीं था, पर जैसे इन दोनों को मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद में हमें एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिला, येलो कलर का सब्सटेंस मिला। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हमने देखा कि उस सब्सटेंस का जो कलर था या उस सॉल्यूशन का जो कलर था उस कलर में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कलर। अगर कलर में कहीं कोई चेंज आता है तो भी वो एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो प्रकार के, या हम कह सकते हैं कि इन दो एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके हमने जाना कि अगर कहीं चेंज इन स्टेट हो जाए, यानी अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट में बदलाव आ जाए, या फिर अगर किसी सब्सटेंस के या किसी मिक्सचर के कलर में चेंज आ जाए, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल चेंज हुआ है, दैट इज केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरह से हमारे पास दो और क्राइटेरिया हैं, दो और पैमाने हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि कहीं कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।